हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आप लोग एचएपी भी कहते हैं। तो हम लोग एचएपी फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में बी फार्मा की। तो हम लोग इसी से अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू यू ऑल विशाल यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले एचएपी में, जिसकी पहली यूनिट है बॉडी एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आपके कवर होते हैं, जिसमें पहला तो ये इंट्रोडक्शन टू अ ह्यूमन बॉडी, दूसरा आपका एक सेल है और तीसरा आपका टिश्यूज़ पे। तो सेल और टिश्यू तो दूसरे तीसरे हैं। तो पहले इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है, इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। इस चैप्टर से आपको आगे जो आपके चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू ह्यूमन एनाटॉमी, वो सब इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। तो हम लोग पहले चैप्टर में बात करेंगे कि हमें ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है। पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग पहले ह्यूमन एनाटॉमी में जो एनाटॉमी शब्द है उसको एक बार लिख लेते हैं, इसकी स्पेलिंग। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये सब में स्पेलिंग्स। आपके स्पेलिंग्स अगर गलत हुए तो वो पूरी तरह से आपका नंबर भी नहीं मिलता है, टीचर्स अच्छे से नंबर भी नहीं देते। तो पहले हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनाटॉमी हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एनाटॉमी में क्या रहता है कि हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। जो ऑर्गन्स है हम लोग का, उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज़, लोकेशन, कलर कैसा है, ये सब के बारे में हम लोग उसके पहले एनाटॉमी में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन्स के जो होते हैं, ऑर्गन्स, उनके शेप, साइज़, लोकेशन और कलर, कि उनका कलर कैसा है, उनका लोकेशन कैसा है, साइज़, शेप, ये सब एनाटॉमी में पढ़ते हैं। उनका फंक्शन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि ऑर्गन क्या फंक्शन करते हैं, कौन सा डाइजेशन पे है, कौन सा क्या, हम लोग उनके बारे में तो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं। हम लोग सिर्फ इसके ऑर्गन्स के शेप, साइज़, लोकेशन, कलर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो एनाटॉमी का, ये तो बेसिक्स हमें पता हो गया। अब इसका अगर हमें ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आंसर को कैसे एक्सप्रेस करें पेपर में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी उस बात का रहता है। तो हम लोग एनाटॉमी का एक बेसिक सा डेफिनेशन है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हम लोग का एनाटॉमी है, एनाटॉमी में हम लोग इसको लिखेंगे एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द structure is the study of structure of the body and the physical relationship involved between body parts। ये आपका 2 नंबर में पूछ लेता है, इसका एनाटॉमी का डेफिनेशन पूछ लेता है, तो हमें घबराना नहीं है। और इतना सब लिख के आएंगे तो 2 नंबर में से आपको आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका ये 10-12 नहीं है। यहाँ पे आपको आंसर को अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ठीक है। यहाँ में एनाटॉमी का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो एनाटॉमी की बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको, फिजियोलॉजी को हम लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं फिजियोलॉजी। तो हम लोग पहले फिजियोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं जो ऑर्गन है, ऑर्गन्स के फंक्शंस दैट हाउ दे वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसमें फंक्शंस, ऑर्गन के फिजियोलॉजी में हम लोग ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन लिखनी हो, मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊँगा जैसे कि पेपर में एग्ज़ाम में लिखना कैसे है वो सभी, नहीं तो वैसे ऊपर से पढ़ा दूंगा। आप लोग इसमें पूरा लिखेंगे क्या, इसको ज़्यादातर एलेबोरेट करेंगे तो ज़्यादा एलेबोरेट नहीं हो पाएगा। तो
ज़्यादातर आप कोशिश करिए इस डेफिनेशन को याद रखिए और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब ऊपर से ऐसे याद रखिएगा करके, कोई पूछ लिया तो ऐसे बताने का काम आएगा। तो हम लोग फिजियोलॉजी की भी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। तो इट इज़ अ स्टडी, इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेते हैं, इट इज़ द स्टडी, इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट, ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। हाँ, ये तो इसके आगे भी आप और लिख सकते हैं, एंड द वे इन विच दे कोऑपरेट। शायद ऑपरेट की स्पेलिंग में गलत लिख दे रहा हूँ क्या, और यहाँ बीच में ई रहेगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, कोऑपरेट। ऐसे बहुत सारा आएगा, आपको स्पेलिंग बहुत बार याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म हैं, उनकी स्पेलिंग्स हमें याद करनी पड़ेगी, हम पहली बार सुनेंगे उनके लिए। टू मेंटेन लाइफ एंड, गाइस ये मुझे भी उतना नहीं याद है, इसलिए मैं खुद भी एंड के बाद एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ, कहीं मैं कुछ छूट तो नहीं रहा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क, कि कैसे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, एंड द वे इन विच दे कॉपरेट, कैसे एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं टुगेदर टू मेंटेन लाइफ, एक लाइफ मेंटेन रखने के लिए। हाँ, एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, ऐसे स्पेलिंग याद रखें, इंडिविजुअल तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आप इंडिविजुअल ऐसे करके याद रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन तो ऐसा मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये तो दो डेफिनेशन हो गया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और टर्म आती है इसमें, पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो हम लोग पैथोलॉजी के भी डेफिनेशंस को लिखेंगे। तो हम लोग एक जो टर्म आता है, अभी मैंने आपको बताया पैथोलॉजी, ये भी हम लोग को इम्पॉर्टेंट है। पहले हम लोग पैथोलॉजी की स्पेलिंग करते हैं, पाथ, ये पाथ हो गया, और उसमें लॉजी, क्योंकि स्पेलिंग्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे, फिजियोलॉजी को साइकोलॉजी बना देंगे, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। फिर पैथोलॉजी का असली मीनिंग यही होता है, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ एंड हाउ दे अफेक्ट बॉडी फंक्शन। हम लोग पैथोलॉजी में एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो क्या हैं और वो कैसे हमारे बॉडीज़ को उनके फंक्शंस में कैसे वो करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, कैसे थ्रेटन करते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़, स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज़ एंड how they affect body function। तो इसमें हम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, ऑफ एंड causing illness। तो ये तो पैथोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। क्या? इट इज़ द स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज एंड हाउ दे अफेक्ट बॉडी फंक्शंस ऑफ एंड कॉजिंग इलनेस। तो ये तो पैथोलॉजी, ये तीन टर्म आपको याद हो जाना चाहिए। एक क्या? एनाटॉमी, एक फिजियोलॉजी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका कि, और ये सब भी हमें याद रख। पहली बात तो ज़रूरी है कि हमें सिलेबस पता होना चाहिए। कहते हैं जो सिलेबस आधा रट लिया, जो सिलेबस जिसको पता है वो आधा से ज़्यादा पढ़ लिया ऐसे ही, क्योंकि बहुत बार होता है चैप्टर्स हम पूरा नहीं पढ़े रहते हैं, तो और पेपर देने का टाइम आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग को पहले से रेडी होना का कि सिलेबस पहले देख लें, क्योंकि उसके हिसाब से हमारी मेंटेलिटी कंट्रोल हो जाती है उस टाइम। नहीं तो पेपर में हम लोग ब्लड फ्लूइड्स का भी डेफिनेशन तक नहीं लिख पाते हैं, इतना हार्ड लगने लगता है पेपर। तो पैथोलॉजी की डेफिनेशंस हो गई हमारी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। ये मतलब इसमें कुछ नहीं है, इसका नाम बस इतना बड़ा चढ़ा कर है, इसमें कुछ नहीं। हम लोग लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको, कि हम लोग में क्या क्या अलग अलग लेवल्स हैं, जैसे हमारी बॉडीज़ किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। सबसे फंडामेंटल क्या है?
फंडामेंटल यूनिट हमारे बॉडी का क्या है? हम सब जानते हैं सेल, पर सेल तब तक जानते थे जब तक आप 12th में थे। अब आगे हम लोग सेल के थोड़े से आगे नीचे और जाएंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उनसे मिलके सेल बना होता है। अब ये नहीं, ये केमिस्ट्री नहीं है, इधर एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब नहीं। यहाँ पे आप लोग पहले इसको मैं लिख लेता हूँ कि दूसरा टॉपिक है हम लोग का स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम लोग कुछ नहीं, बेसिक्स है ये सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा। बस एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डेफिनेशन हम अभी तक कुछ हार्ड नहीं आया, अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का डेफिनेशन आपको याद रखना है, एक पैथोलॉजी टर्म है, इसका मतलब आप जान गए। बस आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, आप थोड़ा बहुत मिला जुला के लिख लें। इसके हिंदी मीनिंग आप जानते रहेंगे तो इंग्लिश आराम से लिख लेंगे। अब स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक हम लोग जानते थे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, इससे हमारा एक बॉडी बनता था। अब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट हम लोग करके चलेंगे तो इसको हम लोग ना, जैसे इसमें डिवीजन आ जाता है, ये सब को जैसे कि अभी ये है, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसके लिए अलग रहेगा। तो इसमें हम लोग अलग अलग जगह पढ़ते हैं। तो पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा था सबसे लोएस्ट लेवल। सबसे लोएस्ट लेवल क्या होता है हमारे बॉडी का? होता है एटम्स। पहले हम लोग एटम्स, सबसे लोएस्ट लेवल एटम्स होता है। 2-3 लाइन आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन भी चल जाते हैं। एटम्स तो हम लोग जानते हैं क्या है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन विच देयर इज अ वास्ट रेंज इन द बॉडी। तो अब इसमें जो एटम है, एटम कंबाइन होते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूल्स। ये एटम से हम लोग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये हमारा हो गया केमिकल लेवल। अब मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स हमारे क्या बनाते हैं? ये सेल बनाते हैं, सेल। अब ये सेल आगे चल के टिश्यू बनाते हैं। अब इसका क्या आप लोग को पता ही है, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम पूरा बॉडी बना देते हैं, पूरा बॉडी बना देते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ये क्या हैं, और इन सब के बारे में एक लाइन। इन्हें केमिकल लेवल कहते हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऐसे करके अलग अलग लेवल पे हैं। पर इनका लेवल क्या, लेवल में मतलब कि जैसे क्या क्या आ रहे हैं, ये हो गया आपका। और एक जो टर्म है, दो वो टर्म हमें जानना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक इंटरनल एनवायरनमेंट। नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, जो बाहरी वातावरण है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हम लोग बोलेंगे। और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इंटरनल कहाँ होगा? अपने बॉडी में होगा। तो हम लोग पहले जानेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि जो बाहर की वातावरण है, जिसमें ये एयर, एटमॉस्फेयर, ये सब आता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। ये सब बेसिक है, अभी आप लोगों को लग रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, पर ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेज में आप हैं, आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई डेफिनेशन पूछ लेगा, आपको यही से पता होगा कि कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स। ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं, ठीक है। थोड़ा एडवांस लेवल का हम लोग को पता रहना चाहिए हर चीज़। अब हम प्रोफेशनल वाला कोर्स कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ की एडवांस लेवल के बारे में पता रहना चाहिए कि हम उसे कितने बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अब कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेगा, वो भी आप आराम से बताएंगे, मेरा नाम ये, मेरा नाम वो है। पर अलग लेवल का, आप आईएएस का इंटरव्यू देखिए, वहाँ पे कैसे वो लोग अपना वो देते हैं इंटरव्यू, अपना इंट्रोडक्शन, उनका आप सुनिए तो आपको लगेगा कि हाँ यार, धीरे धीरे हमें एडवांस होना चाहिए। यही फ़र्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़े लिखे में। तो हम लोग पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सर ये क्या है? एक्सटर्नल, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सराउंड्स, external environment surrounds the body and provides the oxygen, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, and nutrients required by all the फ्रेंड्स बाय ऑल द सेल्स। तो इसके आगे जो है, इस सेल्स कहाँ के? बॉडी के। हाँ,
तो अब ये देखिए जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक बार फिर से रीड करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सराउंड द बॉडी, बॉडी को सराउंड करता है एंड प्रोवाइड्स, हमें प्रोवाइड कराता है क्या, ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑल द सेल्स, सेल्स के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में बैरियर होता है जिसको हम लोग स्किन कहते हैं, जानते भी स्किन क्या होता है। तो अब ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें हम अपना वेस्ट भी तो रिलीज़ करते हैं, हमारे बॉडीज़ का जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी तो हम रिलीज़ करते हैं, किसमें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ये सब काम है। और अब ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट आया ये भी कुछ नहीं है, इंटरनल एनवायरनमेंट एक वाटर फ्लूइड मीडियम होता है, वो हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम वाटर ही है, 70 नियर अबाउट 70% वाटर है, मुझे याद नहीं है, 70% वाटर के आसपास है, वाटर है हमारे बॉडी के अंदर। और अगर ये बीच में स्किन ना रहा तो हम लोग कंसंट्रेशन जानते हैं हाई से लो जाता है। तो इसके वजह से जो बाहर अगर गर्मी है, बाहर वो मॉइस्चर की कमी आ जाएगी तो हमारे बॉडी से हम लोग जानते हैं स्वेट निकलता है, तो एक कुछ क्वांटिटीज़ में निकलती है, अगर ज़्यादा अमाउंट में निकले तो हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन किस लिए होता है, क्योंकि हमारे बॉडीज़ के अंदर जो वाटर होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज होने लगता है। तो जो हमारा बॉडी है इंटरनल एनवायरनमेंट वो वाटर बेस्ड मीडियम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंटरनल और एक्सटर्नल हो गया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे होमोस्टेसिस के बारे में, कि होमोस्टेसिस क्या होता है और बेसिक प्रोसेसेस फॉर अ लाइफ, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हमने बी फार्मा की सीरीज़ स्टार्ट की है और इसमें हम पूरा अंत तक ले जाएंगे फर्स्ट सेमिस्टर को। ठीक है फ्रेंड्स,